हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उसका क्या रोल होता है इकोनॉमी में, उसकी क्या ज़रूरत होती है इकोनॉमी में। ठीक है, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जो इकोनॉमी पॉलिसी बनाई जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, वो हमारी इकोनॉमी में किस तरीके का रोल क्या करती है, निभाती हैं। तो देयर आर 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स आर, यहाँ पे क्या है, 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारी इकोनॉमी में क्या होते हैं, काम आते हैं। पहला क्या है, हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है हमारा प्राइस स्टेबिलिटी। थर्ड वन इज़ हाई बट सस्टेनेबल रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फोर्थ वन इज़ इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन इज़ हमारा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ठीक है, पहला है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली में फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व्स जीरो और लो और वेरी लो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट से क्या मतलब है, इन्वॉल्व मतलब कि वहाँ पे क्या हो, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही आप लोग समझ रहे होगे, जहाँ पे कोई भी बंदा ऐसा ना हो जिसके पास जॉब ना हो, काम ना हो करने के लिए। ठीक है, या तो बहुत कम ऐसे लोग हो जिनके पास काम ना हो। ठीक है, वहाँ पे होता है जीरो या वेरी लो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, in practice there will always be some frictional unemployment as people are looking for new jobs or leaving schools। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अगर आप रियल लाइफ में देखो तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि लोग फुल्ली एम्प्लॉयड हो। ठीक है, कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। या तो वो कोई नई जॉब की तलाश कर रहे होते हैं या तो जस्ट उन्होंने स्कूल छोड़ा होता है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट सजेस्ट एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 3% इज क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या हमें सजेस्ट करते हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट 3% तक है तो आप उसको फुल एम्प्लॉयमेंट भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि लोग अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, दूसरे जॉब के लिए एक जॉब को छोड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% तक है तो आप उसको क्या कह सकते हो, फुल एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हो। हाउएवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन प्रिसिसली। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसको जानना कि क्या लोग फुल एम्प्लॉयमेंट है हमारे कंट्री में या नहीं है। ठीक है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, जो हाई एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्टली द अनएम्प्लॉयमेंट विल हैव लो इनकम इनेबलिंग लिटिल कंजप्शन। ठीक है, पहले तो बताएंगे कि जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो कम इनकम कमाते हैं। तो अगर वो कम इनकम कमाते हैं तो उनके घर क्या होता है, कंजप्शन भी कम होता है। ठीक है, ऑल्सो द अनएम्प्लॉयमेंट विल हैव लो इनकम इनेबलिंग लिटिल कंजप्शन। ठीक है, वही सेम लाइन यहाँ पे डबल रिपीट कर दी गई है। वही है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग होते हैं वो कम कमाते हैं, तो कम कमाने की वजह से जो उनकी कंजप्शन होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। बिकॉज अगर वो कम कमाएंगे तो कम ही ना परचेज करेंगे। द गवर्नमेंट विल हैव बिकम टू स्पेंड मोर एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, दिस इंक्रीज विल गवर्नमेंट बोरोइंग्स। ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, ज़्यादा किस पे खर्च करती है, वो अनएम्प्लॉयमेंट के, जैसे कि उनके लोगों के बेनिफिट्स के लिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट हो, इन चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करती है। इससे क्या होती है, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स भी क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। फाइनली unemployment may exacerbate social problems such as crime and vandalism, especially if unemployment is concentrated amongst young people। ठीक है, देखो फाइनली आप ये बोल सकते हो कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होता है, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स को बुलावा देता है। अगर लोग क्या होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट
अनएम्प्लॉयड होंगे, उनके पास कोई काम नहीं होगा, तो उससे करप्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, लोग क्राइम करने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, जिससे क्या होता है और ये चीज़ें ज़्यादातर क्या होते हैं यंग पीपल में देखा जाता है, क्योंकि जो मतलब कि जो जिनकी जॉब पहले से लगी हुई है वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं, नए लोगों को जॉब मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो इसलिए क्राइम भी क्या होता है यंग पीपल्स ज़्यादा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राइस स्टेबिलिटी। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें क्या होता है प्राइस स्टेबिलिटी में भी ये वर्क करता है। इन्फ्लेशन इज यूजुअली डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ प्राइस। ठीक है, इन्फ्लेशन अगर महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जो एक कॉमोडिटी बास्केट ऑफ गुड्स होता है जिसमें हर कुछ लेके उसका एक एवरेज प्राइस निकाला जाता है, अगर उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल प्राइस लेवल, मतलब हर चीज़ का सामान थोड़ा बहुत बढ़ जाना या वो बास्केट ऑफ कॉमोडिटी जो होती है उसका प्राइस बढ़ जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, अ मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन दैट इज सस्टेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज वन मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, एक मॉडरेट इन्फ्लेशन मतलब कि इन्फ्लेशन जो थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, क्या होता है इन्फ्लेशन आता है, महंगाई आता है, हमें ये पता होता है कि कुछ दिन बाद ये कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसा इन्फ्लेशन जो इकोनॉमी में बहुत लंबे टाइम तक रह रहा है, ठीक है, मतलब अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ गई तो वो कम ही नहीं हो रही है। ठीक है, उसी प्रॉब्लम्स पे क्या करता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक वर्क करता है। ठीक है, an explosion in inflation leads to increased commodity price and make cost of living more expensive। ठीक है, ऑफ कोर्स सी बात है अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, किसी भी कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ रही होगी तभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो अगर लोगों कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो लोग क्या करेगा उसको खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देंगे, तो जो उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स के प्राइस होते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, वो क्या हो जाता है थोड़ा महंगा हो जाता है। कल को हम 2 रुपये दे रहे थे, अगर हमसे सडनली 5 रुपये मांगा जाएगा तो वो क्या होगा, 5 रुपये 3 रुपये मेरे घर से और जा रहा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग और महंगा हो जाएगा। ठीक है, a deflation result in recession and the consequences lead to reduced production efficiency and greater unemployment। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, रिसेशन आ जाना। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली आप अपनी इकोनॉमी में देख रहे हो कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि मंदी आ गई है। ठीक है, कि मतलब लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। तो इस पे भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है बहुत ज़्यादा वर्क करता है कि एक्चुअली में ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, इसको सॉल्व करने में हमारा मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा हाई बट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ तो करनी है बट उसको सस्टेनेबल तरीके से करनी है ताकि इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म ना हो। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेंड टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन रियल जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हो रहा है कि आप अपने जीडीपी में चेंजेस ला रहे हो, अपने जीडीपी को बढ़ा रहे हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, व्हेन द वर्ड रियल accompanies में static, it means that the effect of inflation have been removed। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रियल वर्ड यूज़ कर रहे हो जैसे कि रियल जीडीपी, तो अगर आप जब रियल वर्ड यूज़ कर देते हो तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो भी इन्फ्लेशन के वजह से जो भी जीडीपी में चेंजेस आया होगा आप उसको क्या कर रहे हो, उसको हटा रहे हो, उसको क्या कर रहे हो साइलेंट मान रहे हो। ठीक है, मतलब आप इन्फ्लेशन को कांस्टेंट मान के अपने जीडीपी को बढ़ाते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। रियल वर्ड अगर यूज हुआ है तो जीडीपी इज अ मेजर ऑफ एनुअल आउटपुट और इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी। अब जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी जो एक एनुअल आउटपुट होता है पूरे इकोनॉमी का या पूरे इकोनॉमी का जो एक टोटल इनकम होता है या टोटल एक्सपेंडिचर, उसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, समटाइम जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज यूज विच इज़ वेरी सिमिलर टू जीडीपी। कभी कभी हम जीएनपी को भी देखते हैं जो कि जीडीपी जैसा ही होता है। ये अभी आप ये जीडीपी जीएनपी ये सब कॉन्सेप्ट अभी आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में ये क्या होता है।
Growth figure are published quarter both in terms of change quarter and as annual percent changes. ठीक है, जो ग्रोथ फिगर्स होता है वो क्वार्टरली पब्लिश होता है. ठीक है, मतलब हर 4 महीने पे इसको पब्लिश किया जाता है या 3 महीने में. ठीक है, 3 महीने में इसको पब्लिश किया जाता है. और जो इसका और एनुअल रिपोर्ट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, हमेशा सेम नहीं होता, परसेंटेज में चेंजेस होते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट वन है हमारा इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. देखो, इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. ठीक है, जो भी इनकम या वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, उसका फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी होता है. नो ग्रुप फेसेस पॉवर्टी वाइल मोस्ट अदर्स इंजॉय अबंडेंस. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लोग एकदम गरीब है, एक ग्रुप एकदम गरीब है और दूसरा क्या हो रहा है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, अबंडेंस में वो चीज़ों को क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, उसके मज़े ले रहा हो. डजेंट मीन्स अ परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एकदम इक्वल, मतलब 10-10 रुपये उठा के पूरी इकोनॉमी का सबको बांट दो, ऐसा नहीं है. इक्वालिटी प्रोवाइड्स नो इंसेंटिव फॉर पीपल टू वर्क हार्ड एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स. इक्वालिटी इज बैड फॉर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. ठीक है, इक्वालिटी क्या करता है, मतलब कि आप उन लोगों को कोई भी इंसेंटिव ना दो. इक्वालिटी का मतलब वही हो जाएगा कि उन लोगों के लिए कोई भी इंसेंटिव ना हो जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. अगर आप इक्वालिटी भी ले आ रहे हो अपनी इकोनॉमिक्स में, अपने इकोनॉमी में, तो इसका मतलब है वो हमारे ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, मतलब बैड होता है, अच्छा नहीं माना जाता. फिर है एक्सट्रीम इनइक्वालिटी. एक तो होता है एक्सट्रीम इक्वालिटी, वो भी गलत है, और एक होता है एक्सट्रीम इनइक्वालिटी. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन पोवर्टी. जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब ज़्यादातर लोग क्या हो रहे हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं, गरीबी में रहते हैं. कैन नॉट केयर एंड एजुकेट देयर चिल्ड्रन. वो लोग इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी पैसा उनके पास नहीं होता कि वो अपने बच्चों की केयर कर पाएँ या उनको एजुकेट कर पाएँ. ठीक है, दे हैव अ अनप्रोडक्टिव वर्क फोर्स. उनके पास जो वर्क फोर्स होता है वो बहुत अनप्रोडक्टिव होता है, मतलब वो क्या ज़्यादा काम नहीं कर पाता, ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पाता है. इनइक्वालिटीज ऑल्सो लीड्स टू इनएफिशिएंट गवर्नमेंट पॉलिसीज. इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं गलत है और इनएफिशिएंट है, ताकि वो लोगों की ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रही है. ठीक है, द रिच हैव too much influence. The government acts to protect their wealth instead of promoting good. ठीक है, जो रिच लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है मार्केट में. ठीक है, इसी वजह क्या कहती है, जो गवर्नमेंट होती है वो उनके वेल्थ को प्रोटेक्ट करने में लग जाती है, ना कि ग्रोथ को प्रमोट करने में. ठीक है, इन 1971 द मलेशियन गवर्नमेंट implemented the 30-year new economic policy with the aim to reduce the socio-economic disparity among races in the country and eliminate racial tension. ठीक है, 1971 में क्या हुआ था, जो मलेशियन गवर्नमेंट थी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था 30 साल का NEP. ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. और उनका मेन एम क्या था, जो रेसेस को लेके, जो मतलब कि कास्ट को लेके, रेस को लेके, कलर्स को लेके जो भी एक डिस्पैरिटी बना है लोगों में, ठीक है, जो डिफरेंसेस है लोगों में, उनको क्या करना, एक कंट्री से हटाना, और ये जो रेशियल टेंशन्स हैं उनको क्या करना, रिमूव करना कंट्री से. ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. should not be confused with standard of living which is based primarily on income. ठीक है, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनकम की बात कर रहे हैं कि एक्चुअली में उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकें. Standards indicators of the equality of life, wealth and employment, the built government, physical and mental health, education, recreation and leisure time, social belonging. ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ों से मतलब है कि आप क्या करो, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बढ़ाओ, वेल्थ को बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, ऐसा इन्वायरमेंट करो जिससे वो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ उनकी बनी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दो, रिक्रिएशन करो, उनके लिए लेज़र टाइम मतलब कुछ फ्री टाइम हो जिसमें वो सोशल बिलोंगिंग भी कर सकें.
ऑल्सो फ्रीक्वेंटली रिलेटेड आर कॉन्सेप्ट सच एज फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स एंड हैप्पीनेस, ठीक है। ये आप इससे भी रिलेट कर सकते हो जिससे लोगों को ह्यूमन राइट्स होता है ना, उससे, या उनकी हैप्पीनेस, खुशी से, ठीक है। एक इंसान खुश है यानी उसको जो उसके बेसिक नीड्स है वो मिल रहा है तभी वो खुश है। An increase in the amount of goods and services, better standard of living does not necessarily means better quality of life. If there is a more crime, more pollution, more floods, more disease and less green etc, ठीक है। हमेशा क्या होता है, अगर आप गुड्स और सर्विसेज को ही बढ़ा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे रहे हो, ठीक है। अगर वहाँ की क्वालिटी ख़राब है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, क्राइम ज़्यादा है, फ्लड ज़्यादा हो रहे हैं, डिसीजेस बढ़ रहे हैं, ग्रीनरी कम है, तो भी उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। In order to achieve the macroeconomic objectives, the government can implement physical policy, monetary policy and direct control, ठीक है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए क्या करती है, बहुत बार फिजिकल पॉलिसी अलग अलग लाती है, मॉनेटरी पॉलिसी लाती है और डायरेक्ट कंट्रोल्स को भी क्या करती है, वो इम्प्लीमेंट करती है। Sometimes policy aimed at achieving an objectives may be in conflict with another object. कभी कभी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिनका एम पूरा करना होता है, वो दूसरे कुछ ऑब्जेक्टिव से क्या करती है, कन्फ्लिक्ट करती हैं। द मोस्ट कॉमन कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं और प्राइस को स्टेबल चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अचीविंग अ स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड एक्सटर्नल बैलेंस, हम कभी कभी लोग चाहने लगते हैं इकोनॉमिक्स कि क्या ग्रोथ एक रेट से अगर 10% के हिसाब से बढ़ रही है तो हर साल 10% के हिसाब से ही बढ़े और एक्सटर्नल बैलेंस भी मेंटेन रहे। अचीविंग अ स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, कभी कभी इकोनॉमिक्स ऐसा सोच लेते हैं कि एकदम सडनली कुछ चेंज हो जाए और तुरंत क्या हो जाए, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।